नमस्कार। आज 2 जनवरी 2026 है और कल से ही भारतीय खेलों की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। हाँ, कह सकते हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 कल से लागू होना शुरू हो गया है। हमारे पास इससे जुड़े एक लेख के कुछ हिस्से हैं और कहा जा रहा है कि ये एक प्रशासनिक क्रांति है। लेकिन हम सब जानते हैं भारत में हर बड़े बदलाव को क्रांति कह दिया जाता है, तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। क्या ये कानून वाकई भारतीय खेलों को नौकरशाही और विवादों के चंगुल से निकालकर मतलब एथलीटों के हाथों में सौंप पाएगा, या ये सिर्फ और ज्यादा कागजी कार्रवाई का एक नया पहाड़ है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्रांति शब्द, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा है। हाँ। लेकिन इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम किसके खिलाफ क्रांति कर रहे हैं। मतलब इस नए कानून से पहले की व्यवस्था इतनी खराब क्यों थी कि उसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या चल रहा था? हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 तो था ही, तो फिर समस्या कहाँ थी? समस्या उस कोड के डीएनए में ही थी। 2011 का कोड कोई कानून नहीं था। अच्छा। वो सिर्फ एक नीतिगत ढांचा था। आसान भाषा में कहें तो वो एक तरह की गाइडलाइंस थी, रूल्स नहीं। मतलब सिफारिशें थीं। हाँ, सरकार कहती थी कि खेल संघों को ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते थे तो सरकार के पास उन्हें कानूनी तौर पर मजबूर करने की कोई खास शक्ति नहीं थी। अच्छा, मतलब ये एक तरह से सिफारिशों का एक सेट था जिसे मानना या न मानना संघों की मर्जी पर था। बिल्कुल। लेकिन इसके असल दुनिया में परिणाम क्या हुए? कोई बड़ा उदाहरण है जहां इस कमजोरी का असर साफ दिखा हो? दर्जनों उदाहरण है। आपको याद होगा 2010 के दशक में एक बड़े खेल संघ के चुनावों का मामला। हाँ, बिल्कुल। 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई और मामला कोर्ट में चला गया। क्योंकि कोई मजबूत बाध्यकारी कानून नहीं था, तो ये केस निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक लगभग 4 साल तक खिंचता रहा। 4 साल? 4 साल। और उन 4 सालों में क्या हुआ? एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए फंडिंग मिलनी लगभग बंद हो गई थी। कैंप नहीं लग रहे थे। और खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर अंधेरे में थे। प्रशासक लड़ रहे थे और कीमत एथलीट चुका रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी है। पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का ना होना, चयन में धांधली के आरोप, ये सब उस ढीले ढाले सिस्टम के ही लक्षण थे। समझ गए। तो सिस्टम में कानूनी शक्ति की कमी थी जिसका सीधा असर एथलीटों पर पड़ रहा था। तो इन्हीं सब खामियों को दूर करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 लाया गया है। हाँ। तो ये नया कानून उस पुरानी व्यवस्था को कैसे बदलता है? इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ भारत के लिए नियम नहीं बना रहा, बल्कि ये भारतीय खेल प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के? हाँ, इसका लक्ष्य है हमारे सिस्टम को ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के सिद्धांतों के साथ जोड़ना। मतलब हम अब अपने घर के नियम नहीं बना रहे, हम वो नियम अपना रहे हैं जो पूरी दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। ये तो सुनने में बहुत एम्बिशियस लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्वायत्तता खो देंगे और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के सामने मतलब झुक जाएंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसे ऐसे देखिए, क्या ट्रैफिक नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाना अपनी स्वायत्तता खोना है या अपने नागरिकों के लिए सड़कें सुरक्षित बनाना है? सही पॉइंट है। ये कानून भी वही कर रहा है। इसके उद्देश्यों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है शासन का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। हाँ, मतलब अब हर खेल संघ अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा। चुनाव कैसे होंगे, पैसे का हिसाब कैसे रखा जाएगा, अध्यक्ष कितने समय तक पद पर रह सकता है, इन सब के लिए एक समान और बाध्यकारी नियम होंगे। ठीक है, यानी सबके लिए एक ही रूल बुक। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? दूसरा है पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये शायद सबसे जरूरी है। हाँ, ये तो है। अब हर संघ के लिए अनिवार्य वित्तीय ऑडिट होगा और उनकी रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना पड़ सकता है। मतलब जनता का पैसा कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, ये अब कोई राज नहीं रहेगा। ये तो किसी भी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव है। लेकिन आपने एथलीटों की बात की थी जो पुराने सिस्टम में सबसे ज्यादा पिस रहे थे। उनके लिए इस कानून में क्या खास है? यहाँ एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश की गई है, जिसे एथलीट केंद्रित शासन या एथलीट सेंट्रिक गवर्नेंस कहा जा रहा है। अच्छा। अब निर्णय लेने वाली संस्थाओं जैसे कि फेडरेशन की कार्यकारी समितियों में एथलीटों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। क्या 20-25 लोगों की एक समिति में 2-3 एथलीटों को बिठा देने से वाकई कोई फर्क पड़ेगा?
असली ताकत तो अभी भी पुराने प्रशासकों के हाथ में ही रहेगी, जो दशकों से सिस्टम चला रहे हैं। क्या ये सिर्फ दिखावा नहीं है? ये आशंका बिल्कुल जायज है और इस कानून की सफलता इसी पर निर्भर करेगी। लेकिन सोचिए, अब तक तो एथलीट उस कमरे में भी नहीं थे जहां फैसले लिए जाते थे। हाँ, ये बात तो है। अब कम से कम उनकी आवाज उस कमरे तक पहुंचेगी। अगर कोई फैसला खिलाड़ियों के खिलाफ जा रहा है तो वो वहीं पर अपनी असहमति जता सकते हैं। और सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा। हाँ, और पारदर्शिता के नए नियमों के तहत ये सब रिकॉर्ड पर होगा। ये एकदम से सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये एक सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत है। ठीक है। और आखिर में ये उन अंतहीन कानूनी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाता है। हाँ, वो 4 साल तक चलने वाले केस की तरह। उसके लिए क्या समाधान है? उसके लिए एक विशेष नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, ताकि खेल के विवाद खेलों की दुनिया में ही सुलझें, ना कि दीवानी अदालतों में सालों तक धूल फांकते रहें। बिल्कुल। ठीक है, तो उद्देश्य तो कागज पर बहुत मजबूत और जरूरी लगते हैं। सबके लिए एक नियम, पैसों का पूरा हिसाब, फैसलों में एथलीटों की भागीदारी और विवादों का तेजी से निपटारा। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या कोई मशीनरी बनाई गई है? इन सब बातों को लागू कौन करवाएगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस कानून की असली ताकत इसके द्वारा बनाए गए 2 नए संस्थानों में है। अच्छा। जो पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये 2 संस्थाएं मजबूती से काम करती हैं तो ये कानून सफल होगा, वरना ये भी बस एक और सरकारी दस्तावेज बनकर रह जाएगा। तो चलिए इन 2 गेम चेंजर संस्थाओं को समझते हैं। पहली कौन सी है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, यानी NSB। इसे आप भारत में सभी मान्यता प्राप्त खेल निकायों के लिए एक सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण या एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी समझ सकती हैं। ये एक तरह से सभी खेल संघों का सुपर बॉस या रेगुलेटर होगा। सुपर बॉस? तो इसकी शक्तियां क्या होंगी? ये कैसे नियंत्रण रखेगा? क्या ये एक और सरकारी विभाग नहीं बन जाएगा जिससे क्लियरेंस लेने में और देरी होगी? खेल संघ तो पहले ही सरकारी दखलंदाजी की शिकायत करते हैं। ये डर भी वाजिब है, लेकिन इसका डिजाइन इसे एक पारंपरिक सरकारी विभाग से अलग बनाता है। इसका काम दखल देना नहीं बल्कि निगरानी रखना है। इसकी शक्तियां काफी साफ हैं। जैसे? पहला, ये राष्ट्रीय खेल संघों को मान्यता देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सिर्फ नियमों का पालन करने वाले निकाय ही काम कर सकें। दूसरा, ये इन संघों के वित्तीय संचालन और शासन की लगातार निगरानी करेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति जुड़ी है सरकारी पैसे से। अच्छा, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। पैसे से कैसे? अब किसी भी खेल संघ को सरकारी फंडिंग हासिल करने के लिए NSB से मान्यता लेना और उसके सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा? हाँ, मतलब अब फंडिंग कोई हक नहीं है, ये अच्छी गवर्नेंस का इनाम है। वाह! अगर आप पारदर्शी नहीं हैं, आपके चुनाव समय पर नहीं होते, आप एथलीटों की नहीं सुनते, तो NSB आपकी मान्यता रद्द कर सकता है और सरकारी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। वाह! मतलब अब जवाबदेही सीधे फंडिंग से जुड़ गई है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। अब तक संघ सरकार को एक ATM की तरह देखते थे। सही कहा। अब उन्हें सरकार को एक ऑडिटर की तरह देखना पड़ेगा। ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। उम्मीद तो यही है। और दूसरी संस्था, वो नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, उसके बारे में क्या खास है? नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल या NST उन अंतहीन विवादों का समाधान है जिनकी हमने शुरू में बात की थी। ये एक विशेष अर्ध न्यायिक इकाई है जिसे सिर्फ खेल विवादों का निपटारा करने के लिए बनाया गया है। और इसके सदस्य कानून और खेल दोनों के विशेषज्ञ होंगे। तो ये किस तरह के मामलों की सुनवाई करेगा? क्या ये सिर्फ चुनावों तक सीमित है? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। संघों के चुनावों से जुड़े विवाद, एथलीटों के चयन में होने वाली धांधली, कोच और खिलाड़ियों के बीच अनुबंध से जुड़े मामले, अच्छा, डोपिंग के कुछ पहलू और शासन के उल्लंघन से जुड़े सभी मामले ये सुन सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पारंपरिक अदालतों की तुलना में बहुत तेजी से समाधान देगा। ये तो बहुत जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा कोर्ट जहां जज को यह समझाने की जरूरत नहीं कि ऑफसाइड क्या होता है या योयो टेस्ट क्यों जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। और इसके फैसलों की कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या उन्हें मानना मजबूरी होगी? बिल्कुल, ये कोई पंचायत नहीं है। इस ट्रिब्यूनल के पास एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी और इसके फैसले पूरी तरह से बाध्यकारी होंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। इसके फैसलों के खिलाफ अपील आप हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। तो कहाँ? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हाई कोर्ट का पूरा चक्कर ही खत्म। हाँ, बिल्कुल।
ये तो कानूनी प्रक्रिया को सालों छोटा कर सकता है। जिस केस को पहले 5-6 साल लगते थे वो शायद अब 1-1.5 साल में निपट जाए। सही। ये एक एथलीट के करियर के लिए तो जीवन दान जैसा है। बिल्कुल, इसका मकसद ही यही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के सिद्धांत को खेलों में लागू करना। ठीक है, तो हमारे पास एक मजबूत रेगुलेटर NSB है जिसके हाथ में फंडिंग की चाबी है, और एक तेजी से काम करने वाला कोर्ट NST। हाँ, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, आज 2 जनवरी है। ये कानून 1 दिन पुराना हो चुका है। क्या हमें जमीन पर कोई बदलाव दिखना शुरू हुआ है या ये सब अभी भी कागज पर ही है? हाँ, हालांकि अभी शुरुआती दिन है, लेकिन कुछ तत्काल प्रभाव दिखने लगे हैं। कानून के लागू होते ही सबसे पहला काम जो अनिवार्य किया गया है वो है सभी खेल संघों की कार्यकारी समितियों का पुनर्गठन। अच्छा, और कई संघों ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पुनर्गठन से क्या मतलब है? क्या सिर्फ चेहरे बदल दिए जाएंगे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। अब इन समितियों के आकार की एक सीमा तय कर दी गई है ताकि वे बहुत बड़ी और प्रभावहीन ना हों। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने पहले बात की, उनमें एथलीटों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, इस एक कदम से संघों पर कुछ ही लोगों का जो दशकों से नियंत्रण बना हुआ था उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सत्ता का मतलब विकेंद्रीकरण हो रहा है। ये तो एक ठोस और फौरन दिखने वाला बदलाव है। और लंबे समय में अगर मान लें कि ये कानून अपनी पूरी भावना के साथ लागू होता है तो भारतीय खेलों का भविष्य कैसा दिख सकता है? अगर ये पूरी तरह से लागू होता है तो 5 बड़े बदलाव आ सकते हैं। पहला, संघों का कामकाज ज्यादा पेशेवर और पारदर्शी होगा। ठीक है। दूसरा, एथलीट पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे। जब उन्हें पता होगा कि उनकी बात सुनने वाला एक सिस्टम है तो वे सिस्टम से लड़ने की बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा? वही तीसरा बड़ा बदलाव है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने से विश्व मंच पर भारत की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ेगी। सही बात है। जब दुनिया देखेगी कि हमारा सिस्टम पारदर्शी और पेशेवर है तो हमें बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। और चौथा फायदा? चौथा फायदा सीधे सीधे पैसे से जुड़ा है, निवेश में वृद्धि। वो कैसे? देखिए, कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट प्रायोजक या निजी निवेशक ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना चाहता जहां हर दूसरे दिन घोटाले की खबर आती हो या जहां कोई पारदर्शिता ना हो। बिल्कुल नहीं। एक साफ सुथरा और जवाबदेह शासन, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप और निजी फंडिंग को आकर्षित करने में चुंबक का काम करेगा। और पांचवा, और आखिर में इन सब से मिलकर एक नैतिक और सुरक्षित खेल संस्कृति का निर्माण होगा, जो शायद सबसे बड़ा इनाम है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नया कानून नहीं है, बल्कि भारतीय खेल प्रशासन के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने की कोशिश है। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास जो एथलीट को सबसे ऊपर रखे और जवाबदेही को सबसे पहले। बिल्कुल। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि यह बदलाव भारत को एक नीति आधारित यानी सिफारिशों वाले दृष्टिकोण से निकालकर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे की ओर ले जा रहा है। अब नियम सिर्फ कागज पर नहीं होंगे, उन्हें न मानने के ठोस कानूनी परिणाम होंगे। इसका लक्ष्य एक मजबूत, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल इकोसिस्टम बनाना है। ये सब सुनकर उम्मीद तो बहुत जगती है। ये कानून एक ढांचा देता है, एक मशीनरी देता है, पर इसकी असली सफलता उन लोगों पर निर्भर करेगी जो इन नई संस्थाओं का नेतृत्व करेंगे। सही बात है। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दशकों से चले आ रहे स्थापित खेल संघ जो अक्सर अपनी स्वायत्तता को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं, वो पारदर्शिता और जवाबदेही के इस नए दौर में खुद को कैसे ढालेंगे? ये देखने वाली बात होगी। सोचने वाली बात ये है कि क्या हम एक सहज परिवर्तन देखेंगे या फिर एक लंबी और कड़वी लड़ाई, क्योंकि असली लड़ाई संसद में नहीं बल्कि इन खेल संघों के बोर्ड रूम में लड़ी जाएगी। इसका जवाब तो हमें आने वाले महीनों और सालों में ही मिलेगा।